A very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic under the unit Kinetic Theory of Gases. The name of topic is Maxwell's Law of Distribution of Molecular Speed. In physics, the Maxwell distribution is a particular probability distribution named after James Clerk Maxwell and Ludwig Boltzmann. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स होता क्या है. A mathematical expression that tells us the fraction of molecules that have a particular speed at any instant. मतलब कि यह वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताता है कि कोई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है. उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या है. बेसिकली होता ये है कि हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स में इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं कि हम पर्टिकुलर एक जो मॉलिक्यूल हैं या सभी मॉलिक्यूल्स का हम स्पीड एक साथ नहीं निकाल सकते हैं. यहाँ पे इसीलिए हम करते क्या हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड हम एक साथ निकालते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें 1 मोल ऑफ गैस है. अब 1 मोल ऑफ गैस में 6.223 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे. अब इतने सारे मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं और सभी की स्पीड अलग अलग होगी. अलग अलग क्यों होगी? हम जानते हैं कि किसी भी गैस में there are variety of speeds due to molecular collisions के साथ कारण हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग स्पीड u है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया, कोलाइड हुआ, उस समय इसकी स्पीड बदल के u1 हो गई. फिर वो कोलिजन हुआ, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? u2 हो गई. फिर कोलिजन हुआ, उसकी स्पीड u3 होगी. हर कोलिजन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड बदलती रहती है. ये भी देख सकते हैं जैसे टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो टेम्परेचर से क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी. एनर्जी में होगा तो वो मोशन में आएंगे और मोशन में आने से क्या होगा? कोलिजन होता है. और कोलिजन के कारण हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम उनकी स्पीड अलग अलग स्पीड हम नहीं निकाल सकते हैं. इसलिए हम करते क्या है कि एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे हम निकाल सकते हैं. और यही जो एक्सप्रेशन था दैट वाज गिवन बाय मैक्सवेल, और इस एक्सप्रेशन के द्वारा किसी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड हम निकाल सकते हैं. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालने के लिए मैक्सवेल ने किया क्या? मैक्सवेल ने जो स्पीड था उसको डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड कर दिया. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड को उन्होंने 0 से लेके इन्फिनिटी तक में डिवाइड कर दिया और कोई दो स्पीड u1 और u2 लिया. तो du बराबर क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1. आगे उन्होंने कंसिडर क्या किया? इन du स्पीड रेंज, मतलब इस du की स्पीड रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स उन्होंने माना dn. अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो du स्पीड रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल उन्होंने कंसिडर किया dn. ठीक है. अब आगे उन्होंने कहा कि इन यूनिट स्पीड रेंज में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? dn अपॉन du हो जाएगा. जैसे आगे हमने देखा है कि du स्पीड रेंज में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल dn है तो यूनिट स्पीड रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो dn अपॉन du हो जाएगा. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग यूनिट स्पीड रेंज, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी यूनिट स्पीड रेंज होगी वो क्या होगी? उसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 अपॉन n dn अपॉन du. इस एक्सप्रेशन से हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग यूनिट स्पीड रेंज, वह फ्रैक्शन ऑफ किसी भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का यूनिट स्पीड रेंज हमें मिल सकता है. यूनिट स्पीड रेंज 6 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 50 से 51 हो सकता है. कोई भी यूनिट स्पीड रेंज का जो कोई भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका यूनिट स्पीड रेंज हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं. मैक्सवेल ने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है यूनिट स्पीड रेंज निकालने के लिए
1 by n dn upon du, that is fraction of molecule having unit speed range, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया 4 पाई इन ब्रैकेट्स m by 2 pi rt to the power 3 by 2 e to the power minus mu square by 2 rt u square। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एक्सप्रेशन है उसमें 4 पाई ब्रैकेट्स में m by 2 pi rt to the power 3 by 2, यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो टोटल ये एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन हमें बचेंगे वो दो एक्सप्रेशन रहेंगे, एक होगा यू स्क्वायर और दूसरा होगा ई टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2RT। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो यू स्क्वायर है वो इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ यू। मतलब अगर u की वैल्यू 5 है तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, u की वैल्यू 6 है तो यू स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2RT, उसकी वैल्यू u की बढ़ती हुई वैल्यूज के साथ डिक्रीज करेगा। u की जितनी वैल्यू होगी बढ़ेगी उतना ही ये फंक्शन डिक्रीज करता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो फंक्शन है 1 by n dn अपॉन ड्यू, ये प्रोडक्ट हो जाता है दो फंक्शंस का जो अपोजिट इन नेचर हैं। एक की वैल्यू बढ़ रही होती है और दूसरी की वैल्यू घट रही होती है। अब ये एक साथ हो नहीं सकता है कि किसी भी फंक्शन का जो वैल्यू हो वो बढ़ता भी रहे और घटता भी रहे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, एक ग्राफ बनाया गया और द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी अकॉर्डिंग टू द डोमिनेटिंग फंक्शन। अब डोमिनेटिंग फंक्शन समझ लें। फॉर स्मॉलर वैल्यू, अगर वैल्यू u की वैल्यू स्मॉलर है तो u स्क्वायर इज द इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग फंक्शन डोमिनेट्स। मतलब अगर u की वैल्यू 0.5 है, 0.25 है, इस तरह की वैल्यू स्मॉलर वैल्यूज हैं तो डेफिनेट सी बात है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो डोमिनेट कर रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ये बना हुआ है आपका, दैट इज अ पैराबोला। यू स्क्वायर का ग्राफ ये बना है और ये है पैराबोला। दूसरी तरफ हम बात करते हैं लार्जर वैल्यू ऑफ u, तो लार्जर वैल्यू जब u की वैल्यू लार्ज होगी तो u e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2RT ये एक्सप्रेशन डोमिनेट करेगा, दैट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन डोमिनेट। यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जो डोमिनेट करेगा और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब एक ही ग्राफ में हमें दो पार्ट मिलेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा दैट विल बी पैराबोलिक और दूसरा डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग पार्ट होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों ग्राफ को हम जोड़कर देख सकते हैं। अब अगर इन दोनों ग्राफ्स को हम जोड़ेंगे तो इस तरह का हमें एक नेट ग्राफ मिल जाएगा। और ये इस नेट ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि इसका दो पार्ट है, यू स्क्वायर, इधर यू स्क्वायर है, जो यू स्क्वायर डोमिनेट है तो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है और दूसरी तरफ इसके साथ जो दूसरा फंक्शन है जो उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो टोटल नेट दोनों जोड़ने के बाद इस तरह का एक ग्राफ बनता है। मतलब जो एक्सप्रेशन था हमारा 1 by n dn अपॉन ड्यू, उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब इसमें एक चीज हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे u की वैल्यू जो है मैक्सिमम है। मतलब जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ये है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इस एक्सिस पे हम मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं। मतलब 1 अपॉन n dn अपॉन du जो होता है वो यहाँ पे रहता है, 1 अपॉन n dn अपॉन du इस एक्सेस पे है और u जो होता है इस एक्सेस पे है। मतलब x एक्सिस पे u है और 1 अपॉन dn अपॉन du दैट इज ऑन y एक्सिस। दोनों के बीच में ग्राफ इस तरह का बनेगा और यहाँ पे आपको वह फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा जिसकी स्पीड मैक्सिमम होती है एंड दैट स्पीड इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल
वेलोसिटी। अब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की हम एक्सप्रेशन भी इस ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, जब मैक्सिमम रहेगा तो उसका कर्व या स्लोप क्या होगा, दैट विल बी जीरो। एक्सप्रेशन फॉर यूएमपी हम देख सकते हैं, स्लोप विल बी जीरो, मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स मतलब y के x वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n dn/du, और x के जो मतलब यहाँ पे u हो जाएगा, तो d बाई डी यू 1/n dn/du इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम यहाँ पे 1/n dn/du की वैल्यू रख देते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो होगा कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये फंक्शन जो टोटल होगा ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करने में हम कुछ इस तरह देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा, और हमने इसको कांस्टेंट कॉमन ले लिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा u e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2RT, 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन RT इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे, एक e टू द पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT से जीरो होगा, मतलब u की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इन्फिनिटी, या u की वैल्यू जीरो मिलेगी, मतलब u की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी और यहाँ पे u की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब ये दोनों ही वैल्यूज जो या दोनों ही रूट्स हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमें ये दोनों रूट्स नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों रूट्स पे जो वैल्यूज हैं वो हमें मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पे जो वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, और हमें चाहिए मैक्सिमम, मतलब कि हमें यहाँ पे चाहिए। इसलिए दीज रूट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT बराबर जीरो होगा, या UMP दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी दैट विल इक्वल टू 2RT अपॉन m, दैट इज गिवन बाय मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इस पे हमें एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, UMP या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें आपको जो वैल्यूज़ हैं उनका जो यूनिट है वो आपको ध्यान देना रहेगा। जैसे इसमें टेम्परेचर हमने 300 केल्विन लिया है, और जो m की वैल्यू है वो kg पर मोल में लिया है, r की वैल्यू हमने लिया 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी है वो हमें निकालना है SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे। m की वैल्यू भी हमने 0.032 रखा है, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 394.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।